नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रत्येक अध्याय का वन शॉट रिवीजन कहने का क्या मतलब है। इस प्रकार के वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी अध्याय का, जैसे मान लेते हैं वास्तविक संख्या अध्याय है पहला अध्याय, इसका हम लोग क्या करेंगे बेसिक कंसेप्ट लेंगे, इससे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को भी देखेंगे, जो पिछले साल प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पिछले साल या उससे पहले भी जब भी उनको देखेंगे और कुछ अनुमानित प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो इस सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 10 में हैं और 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। इससे पहले आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आप लोग ध्यान करिए कि जो भी कक्षा 9 कक्षा 8 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग संख्याओं के बारे में ही अधिकतर पहली अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं। तो कक्षा 10 में भी हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उन संख्याओं के बारे में हम छोटा छोटा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल रिवीजन करेंगे, डिटेल से नहीं जाने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हम लोग गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 डैश 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 अनंत तक हम गिनते चले जाएंगे, जहाँ तक गिन सकते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर हम शून्य को ऐड कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक, ये हमारा बन जाता है पूर्ण संख्याओं का संग्रह। उसके बाद हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या से पहले आपको जानना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो अगर हम पूर्णांक संख्या को देखें तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, और इसमें शून्य को मिला दीजिए, और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जैसे कि -1 -2 -3, और ये चलते जाइए माइनस के अनंत तक। इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सम संख्या। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में देखें जैसे कि 2 या इसके बाद 3 के बाद आने वाला 4 या 6 डैश डैश डैश, कुछ भी ऐसी संख्या जिन्हें हम अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएंगी। जैसे कि अगर हम 6 को भाग दें 2 से तो 2 तिहाई 6 और इसका शेषफल बचेगा 0, तो ये एक सम संख्या हो गया। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? वैसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, जिनका शेष 0 आए या वो पूर्ण रूप से कटे, दशमलव रूप में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है हमारा विषम संख्या। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 3 7 5 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 7 को ही भाग देते हैं 2 से, तो अगर इन्हें हम 2 से भाग देंगे तो इनका शेषफल या तो 1 आएगा या भिन्न रूप में ही आएंगे। 7 को अगर भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, शेषफल 1 बच जा रहा है। अगर इसको हम कटाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, 0 आएगा। 2 5 का 10, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन इसका जो भागफल होगा ये क्या आएगा? दशमलव रूप में आएगा, या हम कह सकते हैं कि भिन्न रूप में आएगा। तो ये संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। तो विषम संख्याओं को हम कैसे परिभाषित करते हैं? वैसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से ना कटे, या तो शेषफल 1 आए या वो भिन्न रूप में आए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं भाज्य संख्या के बारे में देखने के लिए। भाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि हम 6 लेते हैं और 7 लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम गौर से देखें तो अगर 6 को हम देखें तो 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी कि ये इतने संख्याओं से कट सकता है। 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है। अगर आप 7 को देखें तो 7 को भाग देंगे 1 से तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, और अन्य ऐसी दूसरी संख्या नहीं है जिसको हम भाग दे सकते हैं 7 में और ये पूर्ण रूप से उसको कटा दे। तो ये जो 6 है ये भाज्य संख्या है, और ये जो 7 है इसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इतना आपको ध्यान होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है, उन्हें हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब फिर हम आते हैं परिमेय संख्या पे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और जो Q है ये क्या है? पूर्णांक है, और Q का जो मान है ये 0 के बराबर नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम इस रूप में निरूपित कर सकते हैं, इनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक कहेगा कोई कि प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या भी है, एक विषम संख्या भी है। एक विषम संख्या क्यों है, इस चीज को भी समझ लीजिए यहीं पे।
अब मान लीजिए कि जब हम 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा। यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 2 से जब हम 1 में भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, यानी कि या तो शेषफल 1 बच जा रहा है, तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बिठाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बैठ जाएगा। 2 5 10, यानी कि 0.5 बार में ये कट रहा है। ये दशमलव रूप में इसका भागफल आ रहा है, इसलिए हम इसको भी विषम संख्या मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया, विषम संख्या भी हो जाएगा, लेकिन एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। एक ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला एक भी पूर्णांक है, दोनों एक ही है तो पूर्णांक होगा ही होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लेते हैं कि 5/7 लिखा हुआ है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि ये पिछले कक्षाओं में भी हम पढ़ के आ रहे हैं, कक्षा 9 में। तो 5 एक पूर्णांक है, क्योंकि -5 इधर कहीं आएगा यहाँ पे, और 7 तो एक पूर्णांक है ही, इधर आएगा कहीं 7, तो 7 भी एक पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला जो 7 है ये शून्य नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं कि 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P/Q के रूप में तो है, लेकिन जो Q का मान है ये शून्य के बराबर है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब फिर हमारा बात आता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारे पूर्ण संख्याएं, सारी सम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं, सारी भाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं और सारी पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो इनको जिस रूप में हम लिख सकते हैं, और भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। और फिर बात आता है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जी ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, P/Q। और यहाँ P और Q जो है दोनों यहाँ पे भी पूर्णांक ही है, और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि परिमेय संख्या में हम लोग देखते हैं। तो क्या इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि पाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पाई बार बार पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो पाई भी ऑप्शन में दे देता है। या हो सकता है कि पाई एक डैश संख्या है, ये भी करके पूछ लेता है, तो एक पाई हो गया। उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या जो रूट में होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जब तक कि रूट वाला संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। इस कथन का क्या मतलब है, इस चीज़ को चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रूट का a ले रहे हैं, और a क्या है, मान लेते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस चीज को समझते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। मान लीजिए कि a के जगह पर कुछ एक आप संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 4 ले रहे हैं, तो 4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, अर्थात 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अगर हम रूट में 16 लिखेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 4, एक 4 बाहर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और परिमेय और अपरिमेय के बीच में अंतर आप समझ पाए होंगे। अब मेरा प्रश्न रहेगा कि रूट का 10 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इस चीज़ को बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रूट का 10, तो जो 10 अंदर है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को हम वर्ग करके 10 नहीं लेके आ सकते हैं। अगर रूट 10 का हम वर्ग करें तो 10 आ सकता है, लेकिन रूट 10 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कोई भी ऐसी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पे 10 आएगा, तो रूट के अंदर 10 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इतना तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय समझ लिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो इन सभी संख्याओं को अगर हम देखें तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं और ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं,
तो हाँ आपका आंसर होना चाहिए हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं का अगर उदाहरण हम देखें तो साथ में लिख लेते हैं, पाई भी एक वास्तविक संख्या है, √2 भी एक वास्तविक संख्या है, √2 + 1 भी एक वास्तविक संख्या है, 5/10 भी एक वास्तविक संख्या है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 4/7 भी एक वास्तविक संख्या है, -2 भी एक वास्तविक संख्या है, -100 भी एक वास्तविक संख्या है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जो भी संख्याएं आप लेंगे ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। और इसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये संख्याएं जो सम संख्या है या विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक रूप में भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हम आगे चर्चा करेंगे, आगे कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए आगे चीज़ें समझते हैं जो इस अध्याय में दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये चीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे एक परिमेय दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, पर अलग अलग दिखती भी है और कई बच्चे समझते भी है अलग अलग है। क्या है, थोड़ा सा बस अंतर है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, विद्यमान है कि a को हम bq + r के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, जहां r को क्या लिख सकते हैं, r का कंडीशन ये है कि ये या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये एक भाग है। कैसे है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि a 42 है और b 35 है। जब हम 42 को 35 से जब भाग देंगे तो ये क्या कैसे करेंगे, 35 एकम 35 भाग देंगे, शेषफल आएगा 7, यही चीज़ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या करें, 42 बराबर b का मान क्या है, b का मान है 35। अब एक पूर्ण संख्या q है, तो q के जगह पर क्या आएगा, ये भागफल आएगा q, 1 प्लस शेषफल के जगह पर क्या आएगा, r के जगह पर 7 आएगा। यही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जहाँ पे एक 42 धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक 35 धनात्मक पूर्णांक हो गया, a बराबर bq + r होगा, जहाँ r का मान, ये जो r है शेषफल, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 से बड़ा होगा और ये b से छोटा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो b है 35 और r क्या है, 7 है। r क्या है, छोटा है b से, यानी कि 7 छोटा है 35 से, 35 बड़ा है 7 से। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब ये बात हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब हमारा बात आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। इस चीज़ को तो आपने बताया ही नहीं, इस चीज़ को भी समझिए। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखा। ये सेम चीज़ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का एक तरीका है। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका बस इतना ही है कि a बराबर bq + r हम लिख सकते हैं। जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए रहेंगे तो दो अन्य पूर्ण संख्याओं के रूप में इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसका कंडीशन ये रहेगा। अब इन दोनों संख्याओं का अगर HCF ज्ञात करना हो तो उसको हम लोग बोल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अब मान लीजिए कि ये एक स्टेप हो गया, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका HCF ज्ञात करना हो तो हम 7 को भाजक बना देंगे और 35 को भाज्य बना देंगे और फिर भाग देंगे 7 से। 7 से किस संख्या में हम गुणा करेंगे, या तो 35 आ जाए या 35 से छोटा है, तो 7 5 से 35 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बच गया। ये 7 शेषफल 0 लेके आ रहा है, यानी कि HCF ऑफ 35,42 या 42,35 बराबर का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये HCF हो गया। तो इसको एक स्टेप में और हम लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे जैसा कि NCERT में हमें दिया हुआ है। तो 35 बराबर 7 गुणे किससे हमने गुणा किया है, 5 से, प्लस शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो r का कंडीशन क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है, ये चीज़ है। यहाँ पे a का मान 35 है, b का मान 7 है, q का मान 5 है और r का मान क्या है, 0 है। तो जो r है 0 के बराबर है यहाँ पे और b से छोटा है, b क्या है, 7 है, तो 7 से ये छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें समझते हुए भी चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ये क्या कहता है, इस चीज़ को भी समझिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ये क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि एक संख्या हम 30 ले रहे हैं। 30 एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 और 30, 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 15 से भी अन्य संख्याओं से कट रहा है, तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, 6 5 30, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5, या अन्य तरीके भी इसके हो सकते हैं अगर देखें तो, या बड़ी संख्याएं होगी तो अन्य रूपों से भी इसको लिख सकते हैं। 30 की जगह दूसरा संख्या होता, तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो चीज़ें बन रही है, ये अन्य तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रहा है कि जब अगर हम एक भाज्य संख्या जैसे कि 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो ये जो हम क्रम लिख रहे हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 3, 3 गुणे 2 5 गुणे 2, ये अगर हम इसको हम ध्यान में ना रखें तो 30 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 के ही रूप में होगा। इसमें और अन्य 3 शामिल नहीं हो सकता, अन्य 2 शामिल नहीं हो सकता। यानी कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 गुणे 2 गुणे 5 ये दूसरा संख्या बन जाएगा, दूसरा अभाज्य संख्या बन जाएगा। यानी कि इसको एक ही रूप में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, इसको फिर से समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या जैसे कि 30 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के में, ये जो हमने क्रम लिखा है, पहले 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 आ गया है। इस क्रम को अगर हम ध्यान ना दें तो ये अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया गया है। मतलब इसका अन्य गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे कि 5 को तोड़ के हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं, 3 को तोड़ के और कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ये यही कह रहा है। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका प्रयोग आगे हम जो प्रश्नों को हल करेंगे उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, आगे हमारा है प्रमेय 1.3। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब P एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा, इसमें अन्य संख्याएं उपस्थित नहीं है। तो P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे a² हो गया, ये P हो गया। अगर कह रहा है कि ये इसको विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम 10 मान लेते हैं। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10²। इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 या 5 या कोई भी एक अभाज्य संख्या जो 10² को विभाजित कर सके। यहाँ पे हमें 2 और 5 दिख रहा है, तो हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 इस 10² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 10² को जब हम काटेंगे तो ये 5 ये 50 बार में कट जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 50 बार में कट जाएगा। तो ये जो 2 10² को काट रहा है, तो इसमें से ये जो 10 होगा ना, तो 10 बटा अगर हम 2 लिखेंगे तो ये भी इसको विभाजित करेगा, यानी कि ये 5 बार में विभाजित कर रहा है। यही ये कह रहा है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए पीछे करके, या मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायर लिया है। अगर 10 के स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो ये 10 को भी विभाजित करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है, ये किसी भी संख्या के लिए मान्य है। स्थिति ये रहेगी कि ये जो नीचे वाला संख्या है ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जिसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं ये एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक हम धनात्मक पूर्णांक 7 ले रहे हैं। 7 का वर्ग अगर एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है, एक अभाज्य संख्या आप कैसा सोच सकते हैं जो 7² को विभाजित कर दे, तो हमारे मन में 7 आ रहा है। अगर 7² को विभाजित कर रहा है, यानी कि ये 7 बार में काटेगा, तो ये 7 को भी विभाजित करेगा। इसका एक संख्या ले लेंगे, 7 गुणे 7 में से एक 7 ले लेंगे, तो 7/7 लिखेंगे। ये एक बार में विभाजित इसको कर रहा है, यही चीज़ ये कह रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यहाँ पे परिमेय नंबर 1.5 दिया हुआ है। इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार से क्या मतलब है कि जो दशमलव के बाद संख्याएं होंगी वो सीमित होंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 1.5 तो 5 अंत खत्म हो जा रहा है, इसके बाद अन्य संख्याएं नहीं हो रही है। या इसको हम लिखें कि 1.5742, ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 के बाद अन्य संख्याएं नहीं है। दशमलव के बाद जो यहाँ पे संख्याएं ये सीमित है, 4 है। इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, तब x को p/q के रूप
में व्यक्त किया जा सकता है। p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। जैसे कि 0, 1, 5, 7, 10। यहाँ पे माइनस का 1 नहीं हो सकता, माइनस का 2 नहीं हो सकता, माइनस का 5 नहीं हो सकता। ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, धनात्मक संख्याएं होगी 0 के साथ। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक कह रहा है यानी कि गैर ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अगर गैर धनात्मक कहता यानी कि नॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव संख्याएं नहीं होनी चाहिए। 1, 2, 5, 7, 10 जो भी संख्याएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 10, माइनस का 50। ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं शून्य के साथ, धनात्मक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। ये परिमेय कह क्या रहा है। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जो p/q के रूप में होगा ना। x परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा। अब मान लीजिए कि एक दशमलव संख्या है 1.5, ये शांत दशमलव प्रसार है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 15/10। अब इसको अगर और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 यानी कि 3/2। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये x है इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया p और ये हो गया q, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार आप, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य चीजें उपस्थित नहीं है, अन्य संख्याएं उपस्थित नहीं है। q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होगा। अब ये नीचे जो q है, q बराबर क्या है, यहाँ पे हमारा 2 है। इसको अन्य उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे। अगर 2 को हम लोग देखें तो 2 का पावर 1 और 5 के पावर 0 के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का। और यहाँ पे जो m और n दिया हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ये ऋणात्मक नहीं होंगी, शून्य हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होगा लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो 5 का पावर यहाँ पे 0 क्या है, ये 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 1 ये 2 ही रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब अन्य उदाहरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा है 0.70, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक शांत दशमलव प्रसार है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का रूप कहने का मतलब 70/100 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको अब हम सरल करते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। अब इन दोनों संख्याओं को देखिए, ये ऊपर हो गया p और ये नीचे हो गया q। इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हमने मिटा लिया, ये p और q हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर 7 को हम देखें तो 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 केवल 7 लिखेंगे। और 10 को देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। और इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा, कि इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है तो HCF 1 होगा। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे की चीज़ें जो है, जो q होगा, ये q बराबर यहाँ पे क्या है 10 है। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये किस रूप में आएगा, 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में। तो 10 का गुणनखंड 2 × 5, तो यहाँ पे n का मान क्या है, n बराबर 1 है और m का मान भी क्या है, 1 है। अन्य उदाहरण हम प्रश्न में देखेंगे इसको समझने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से एक और परिमेय है, परिमेय 1.6। इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है परिमेय कि मान लीजिए x बराबर p/q है। x बराबर जो दिया हुआ है पहले से p/q दिया हुआ है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका HCF 1 है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, कौन सी परिमेय संख्या, ये x एक परिमेय संख्या है कि इसका जो q है इसको हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। मैंने आपको पीछे ही ऋणात्मक पूर्णांक समझाया। तब इसका दशमलव प्रसार, किसका, x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इस चीज़ को देखिए, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि हम 20/100 लेते हैं। ये क्या है कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर इसको हम p/q के रूप में लिखें तो p और q यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इसको हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो q क्या है, q है 5, और q को देखें तो q क्या है, 5 है,
और ये है 2 पावर 0 और 5 के पावर 1 के रूप का, यानी कि इस रूप का है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब हम 1/5 को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम 5 से 1 में भाग देंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, ये कट जाएगा, यानी कि ये 0.2 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.2 आ गया, जो कि शांत है। अब एक अन्य उदाहरण लेके हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3/50 ले लेते हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को देखें तो इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q, यहाँ पे p क्या है? 3 है, और q क्या है? 50 है, और p 3 है। इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है। इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे अगर हम q को देखें तो 50 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 5, यानी कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 के रूप में। और ये 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर हम इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करें तो 3 × 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा? अगर 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये 0.06 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। दशमलव के बाद संख्याओं की अंक सीमित है, 2 ही हैं, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.06 होगा, जो कि शांत है। अब दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो अशांत आएगा। मान लेते हैं कि 4 हमें 15 दिया हुआ है। इन दोनों में देखें तो कोई भी वैनिष्ठ संख्या नहीं है 1 के अलावा, तो इनका HCF 1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये p हो गया, ये q हो गया। तो p का मान क्या हो गया? 4, और q का मान क्या हो गया? 15। अब q को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। ये 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत नहीं होगा। जब शांत नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसका प्रयोग हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं हम इसके आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं कि प्रश्न हमें क्या कहता है। प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न का प्रकार हो सकता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इनमें से आपको पहचानना है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो पहचानने के लिए क्या होगा? डायरेक्ट आपको परिमेय संख्या दिया होगा, या इस प्रकार से आपको आंसर दे दिए गए होंगे। इसको सरल करके आपको बताना होगा कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखेंगे तो √5 एक अपरिमेय है। इसको सरल करते हैं तो इसको सरल करेंगे तो 5/√35 हो जाएगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको कटाएंगे तो ये ऊपर भी √5 ही आएगा। ये सेम ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी में √101 दिया हुआ है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0.3 और 3 के ऊपर रेकड़िंग। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्याएं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिमेय संख्या है। प्रश्न को पढ़ के उसको समझना है, फिर उसे हमें हल करना है। अगर इसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा प्रश्नों पर करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो √16 को हम लिख सकते हैं 4, और √25 को लिख सकते हैं 5, यानी 5 + 4 9, 1, ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। √17 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। √4 इसको हम 2 बना सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √100 इसको भी हम लोग 10 बना सकते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंट करते समय। यहाँ पे कौन परिमेय संख्या नहीं है प्रश्न होना चाहिए था, ये अपरिमेय हो गया है। कोई बात नहीं है, ये भी प्रश्न सही है, तो इसके 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से पहचानिए 1/6 एक परिमेय संख्या है। 1.111 ये शांत दशमलव प्रसार है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1 + √4 इसको लिख सकते हैं 1 + 2, यानी कि 3 बन जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 2 + √3 दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को पहचानना है, तो चलिए पहचानते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन को अगर हम सरल करेंगे, ऑप्शन कई तरीके से सेट किए जा सकते हैं, उनको सरल करके हमें पहचानना है कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम सरल करें तो √2/,
3, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√2। तो √2 से √2 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/3 गुणे 2 यानी कि 1/6। ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 130 दिया हुआ है, 130 एक परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। हमसे अपरिमेय पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ये जो हमें संख्या दिया हुआ है ये कौन सा संख्या है, इतना एक डैश संख्या है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले सरल करने के बाद ही हम बताएंगे कि ये कौन सा संख्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अपरिमेय है, परिमेय है कि विषम है कि इनमें से सभी है। तो जो ऑप्शन सही होगा उसके अनुसार हम सही मारेंगे और OMR में भरेंगे। इसको सरल करते हैं। √2 नीचे लिख सकते हैं 9 गुणे 2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अभाज्य संख्या के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 3, एक 3 बाहर आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस √3, √3 माइनस √3 को अगर हम देखेंगे तो ये कट जाएगा और ये शून्य बच जाएगा। तो इस संख्या में अगर हम शून्य से गुणा कर देंगे तो ये भी शून्य के बराबर आ जाएगा। तो शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अपरिमेय संख्या नहीं, ये ऑप्शन गलत, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन गलत और इनमें से सभी तो गलत हो ही जाएगा। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि दो अभाज्य संख्या ए और बी का एलसीएम क्या होगा। दो अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, दो अभाज्य संख्या यानी कि ए एक अभाज्य संख्या है, एक बी अभाज्य संख्या है, इनमें क्या हो सकता है, या तो ये एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, ये भी या तो एक से कटेगा ये स्वयं से कटेगा। तो इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने में हम क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है तो उसको लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन क्या है दोनों में, एक, तो इसको लिखा, गुणे दोनों में कॉमन क्या नहीं है, ए कॉमन नहीं है और बी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए गुणे बी। तो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड। तो ए गुणे बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते आ चुके हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि आप इस चैनल को देख सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो गुणनखंड यहाँ पे देख लीजिएगा, गुणनखंड ही समझिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, मतलब कि 2 का कितना घात आएगा। तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको रफ में करने का प्रयास करेंगे। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर रफ में करने लायक होगा तो रफ में करते हुए चलेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 7 2, 2 से कटेगा 36 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। इसमें 2 की कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 2 पावर 4 गुणे 3 का कितना संख्या है, 3 गुणे 2, यही इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक है 4, तो ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान क्या है 72 और बी का मान 9 है, तो आर का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्यू का भी मान पूछ सकता था, लेकिन हमसे आर का मान पूछा है, तो हम आर का मान बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे 72 में, तो 9 8 72, ये कट जाएगा, शेषफल क्या बचा 0, यानी कि आर का मान क्या आया 0 और क्यू का मान क्या आया 8। तो हमसे आर का मान पूछा है, तो आर 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 17/2 पावर 2 3 पावर 3 और 5 का दशमलव प्रसार होगा, शांत अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती क्या होगा। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम अभी एक परिमेय पढ़ते हुए आ रहे हैं, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q का गुणनखंड अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं है तो अशांत होगा। ये 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में तो है, इसके साथ ही साथ ये 3 के पावर के रूप में भी, यानी कि अन्य अभाज्य संख्याएं भी इसमें उपस्थित है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अनावर्ती मत मार दीजिएगा, आवर्ती होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है
और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत में क्या होगा कि दशमलव के बाद जो संख्याओं की संख्या होगी, यहाँ पे मान लीजिए कि 5, 1, 2, ये सीमित होगी, यानी कि ये खत्म हो जाएगी, किसी ना किसी स्थान पे जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन अशांत आवर्ती में क्या होगा कि दशमलव के बाद जो संख्याओं की संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि 1.33333 डैश डैश डैश, ये खत्म नहीं होगा, 3 रिपीट होता जाएगा। इसको हम लोग 1.3 के ऊपर रेखा लिख सकते हैं, ऐसे ये होता है अशांत आवर्ती। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको चलिए हम हल करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 और 432 का मसा यानी कि HCF निकालें। तो ये प्रश्न 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इस चीज को देखिए कैसे इसको निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 960 और B बराबर क्या हो जाएगा 432। A बड़ा होता है B से, ये हम सभी जानते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस का R, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे R का स्थिति क्या होता है, R या तो शून्य के बराबर होगा, शून्य से बड़ा होगा, या B से छोटा होगा, ये होता है R की स्थिति। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A का मान 960 बराबर B का मान क्या हो जाएगा 432। अब Q का मान क्या होगा, Q का मान अगर ज्ञात करना है, इसको हम अगर HCF ज्ञात करना हो तो सबसे अच्छा सजेशन रहता है कि रफ में इन दोनों का HCF ज्ञात कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाइए। 432 भाग्य 960, इसको हम भाग देते हैं। तो 432 में किस संख्या से गुणा करें कि 960 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बार में ये जा सकता है। 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तियाई 6 और 2 चौका 8, यानी कि 864 हो गया। इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गया बचा 6, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया बचा 9, और ये 8 में से 8 गया कट गया। अब ये बचा 96। अब यहाँ से 96 को हम लोग क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और 432 को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। अब हम 96 से 432 में भाग देंगे। अब क्या करेंगे कि 96 में किससे गुणा करें कि 432 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो इस चीज़ को देखिए, 4 बार में करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौका 36, 2 38, ये क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया बचा 8, 11 ये हो गया 12, 12 में से 8 गया बचा 4, ये कट जाएगा। अब ये 48 है, ये बन जाएगा भाजक, और ये जो 96 है ये बन जाएगा भाज्य। इसको हम कटाते हैं तो 48 दूना 96, ये 2 बार में कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0। ये 48 शेषफल 0 लेके आ रहा है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 432 गुणे 2 प्लस का 96। चूँकि यहाँ पे शेष जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 432 और 96 पर पुनः से, यानी कि फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो फिर से जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 432 बराबर 96 गुणे, अब दूसरा स्टेप को हम ध्यान में देंगे। दूसरा स्टेप में क्या है, 96 से हम 4 में गुणा करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 48 बच रहा है। तो यहाँ पे भी चूंकि शेष 0 नहीं बच रहा है, शेष जो है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 96 और 48 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर से जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस पे लगाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 96 बराबर 48 गुणे 2, इस बार शेषफल क्या आ रहा है, तीसरे स्टेप में 0 आ जा रहा है, तो ये HCF हो जाएगा। तो चूंकि शेष जो है 0 के बराबर आ गया और शेष 0 कौन लेके आ रहा है, 48 लेके आ रहा है, तो HCF ऑफ 960 432 क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि आप बताएं कि 3 + 2√5 दिया हुआ ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 के साथ √5 का गुणा हुआ है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय हो गया। और अपरिमेय का परिमेय के साथ योगफल अपरिमेय संख्या होगा, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है।
लेकिन इस चीज़ को हमको क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करते हुए दर्शाना है। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने दिखा दिया। तो चलिए इस चीज़ को हम दिखाते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो ये हम तो पहले से जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा हमने क्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर इसको परिमेय के तरीके से हम आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे, कुछ वर्ग करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, या हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो ये अपरिमेय के बराबर अगर होगा तो हमारा विरोध उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि जो ये 3 + 2√5 है, यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 जो होगा बराबर होगा किसके, P/Q के, क्योंकि P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P और Q पूर्णांक होता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया P/Q के रूप में। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि P और जो Q है ना, ये एक पूर्णांक संख्या है और HCF ऑफ जो P और Q है, P, Q है बराबर 1 है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ये P और जो Q होंगे ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी और यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह भी हमारा कंडीशन है, हो गया। अब यहाँ से हम इसको रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अब देखिए, अब यहाँ से हम 2√5 ऐसे लिख लेते हैं बराबर P/Q -3 कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं समीकरण के रूप में। इसको जब हम आगे हल करते हैं तो अब क्या करते हैं कि इस 2 को इधर ले जाकर भाग देते हैं। √5 बराबर P/Q -3 और पूरा में इसमें भाग लग जाएगा 2 से। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब इस चीज़ पे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस समीकरण पे देखिएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये P क्या है, एक पूर्णांक है, Q क्या है, एक पूर्णांक है, और P/Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। P को अगर हम Q से भाग देंगे तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। एक परिमेय संख्या को अगर एक परिमेय संख्या में से एक हम पूर्णांक को घटाएंगे या 3 को हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या बचेगा और उसी परिमेय संख्या को हम एक पूर्णांक या परिमेय संख्या से जब भाग दे देंगे तो भी ये परिमेय संख्या बनेगा। यानी कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है P/Q -3/2, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ऐसे आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण 1 में परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या के, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। यह इसलिए हो रहा है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 3 + 2√5 को परिमेय माना है। क्या माना है, परिमेय माना है। यहाँ हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः जो हमारा है 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये छोटे रूप में ही सिद्ध हो जाता है, इसलिए प्रश्न 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। इससे बड़ा जब आपसे पूछ लेगा कि √5 या √2 या √3, इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है या इनको सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा है प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बोल सकता था कि परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए, नहीं
है, इसको सिद्ध करना है। तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ सकता था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। दी गई संख्या क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। तो 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। फिर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इससे सिंपल रूप में हम और नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, HCF ऑफ 8, 9, 25 का। तो HCF क्या होगा, तो HCF में जो चीज़ें कॉमन रहती है, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन रहता है, उसको हम लोग चुनते हैं। तो इन तीनों में अगर देखें तो इनमें केवल 2 2 है, इनमें केवल 3 3 है, इसमें केवल 5 5 है। तो इन तीनों में कुछ भी उपस्थित नहीं है, आपस में कॉमन नहीं है एक के अलावा। अगर देखें तो इसमें 1 से गुणा कर दें, इसमें भी 1 से गुणा कर दें, इसमें भी 1 से गुणा कर दें, तो तीनों में 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीनों में एक कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM ज्ञात करते हैं, तथा अब LCM ज्ञात करते हैं, LCM ऑफ 8, 9, 25, ये क्या हो जाएगा। इन तीनों में अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो LCM में हम लोग क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग लेते हैं। तो एक कॉमन है तो एक ले लेते हैं, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कॉमन नहीं है तो इन तीनों को ले लेते हैं, 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2, इन सबका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25। तब 25 8 है 200, और 200 9 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 1800। तो LCM क्या हो गया, 1800 हो गया। HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था, ऑप्शन दे देता कि इसका LCM क्या होगा या इनका HCF क्या होगा, और ऑप्शन में आपको चुनना होगा। तो आपको ऐसे निकालने आना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। शांत और अशांत आवर्ती में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। और वैसे 2 थ्योरम जो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा थ्योरम को, ये देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पे हमने देखा था, परिमेय नंबर 1.5। यहाँ पे x एक परिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये P/Q के रूप में अगर लिख रहे हैं तो इसका Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। और x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, और Q का जो गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तो x का जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। इस परिमेय को हम लोग पढ़ के आगे जा रहे हैं और इसी पे प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस चीज़ को देखिए, 13 बट्टे, पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 13/343। अब ये P/Q रूप में है, और P और Q को देखा जाए तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। अगर इनका HCF देखेंगे तो HCF 1 आ रहा है, यानी कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब P से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है Q से। Q क्या दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 343 के बराबर। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, देख लेते हैं, 3 3 6 4 10, 3 से भी नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या, 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से, 2 और 3 से नहीं जा रहा है तो 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से जाँच करते हैं, तो 7 से जाँच करते हैं, तो 7 से भाग देकर हम जाँच कर लेते हैं, 343। मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 से जाएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 3 21, 7 4 28, तो ये 28 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं करेंगे, 4 बार में ही करेंगे। 14 में से 8 गया, बचा 6, 2 में से 2 गया, कट जाएगा, और ऊपर से उतरेगा 3। 7 9 63, ये 9 बार में कट जाएगा, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी कि ये 7 से कट रहा है। तो 7 गुणे 49 होगा, तो 49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। और अब अभाज्य गुणनखंड को देखना है कि क्या ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, 5 के पावर भी 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, और कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या 7 उपस्थित है, जो 7 के पावर 3 के रूप में उपस्थित है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग बता सकते हैं, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए हुए हम बता सकते हैं कि जो 1 नंबर का दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, इससे हम जांच करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को देख लीजिए।
इसको हम लोग लिखेंगे 13/343 बराबर P/Q। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है। Q का अब हम गुणनखंड के, Q बराबर क्या है? 343 है। 343 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 × 7 × 7। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, या हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, समझ गए? ये इस प्रश्न का हल हो गया। अब इस 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। अब 2 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमें 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2 नंबर प्रश्न में है 15/1600। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये P/Q के बराबर हो जाएगा, और P और Q क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसकी जांच करें तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 उपस्थित है। इन 5 को पहले काटाइए। जब इसको हम काटेंगे तो 5 × 3 = 15, और ये 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10 और 0, 320 बार में ये कट रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको लिख देंगे अब 3/320 बराबर P/Q। P और Q यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं बना दी हमने। अब क्या करना है? Q को पकड़ना है। Q क्या है? 320 है। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। 320 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो ये क्या आ रहा है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना 2 है? 3 3 6 है, 3 और 3 6 2 है, और गुणे क्या है? 5 है। तो इनको हम अगर सजाते हैं तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1 के रूप में सज रहा है। इसमें अन्य भाज्य संख्या उपस्थित नहीं है, जैसे कि 3 7 11 अन्य भाज्य संख्या उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, इसलिए 15/1600 का या 1600 का जो दशमलव प्रसार होगा, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करने का कष्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का सेक्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 नंबर के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इनको भाषा के साथ लिखना होता है और बताना होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस चीज़ को हमको दर्शाना है। किसका प्रयोग करके? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर BQ + R। R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका प्रयोग करते हुए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लीजिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, या कोई भी चीज़ मान लीजिए आप, a b p q c जो भी मानना है मान लीजिए। हम यहाँ पे चलिए मान लेते हैं x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्ग किस रूप में होगा? या तो ये 3m होगा या 3m+1 के रूप का होगा। तो चलिए हम इस चीज़ को दर्शाते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि, क्या मान लेते हैं? माना कि x क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब x एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम a को क्या मान लेते हैं? x है, a बराबर क्या है? x है, और b को हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस रूप में दर्शाना है। यहाँ पे हमने 3 मान लिया, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं? इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं? a बराबर BQ + R हम लिख सकते हैं। R का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या b से छोटा होगा, ये स्थिति होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर b का मान 3, q + का r। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
आर का कंडीशन क्या होगा, आर का कंडीशन होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी यानी कि 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए आर का मान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, 0 से लेके 3 तक जा रहा है या 3 से छोटा रह रहा है। तो हम अगर मान लेते हैं कि आर का मान 0 है, अगर इस समीकरण 1 में हम आर का मान 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 3q प्लस 0 बन जाएगा। अब इसके जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं, आर के जगह पर अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे x बराबर बन जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पे हम 2 भी रख सकते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि हम क्या क्या आर के जगह पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का संभावित मान क्या होगा, मान जो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें 3 से छोटा रखना है। यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह होता r लेस देन इक्वल टू 3 यानी कि r का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर हो सकता है तो हम 3 रख सकते थे, लेकिन 3 से छोटा ही रखना है तो 2 तक रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 के बराबर या 0 से हम छोटा रख सकते हैं, तो 0 के बराबर हमने यहाँ पे रखा है। अब इस चीज़ को हम चलिए एक एक करके क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में रखते हैं। जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये क्या बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा 3q। हमसे क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक x है, इसका वर्ग हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका वर्ग कर देते हैं, तो दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं समीकरण के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहाँ पे इसको हम साइड में लिख लेते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करिए, इस चीज़ को हमें किस रूप में दर्शाना है, जिस रूप में दर्शाना है उसी रूप में हम लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 का क्यू स्क्वायर। तो इसको हम m मान लेते हैं इस चीज़ को, और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3m, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो गया 3m के रूप में हमने एक चीज़ दर्शा दिया। अब दूसरा चीज़ क्या दर्शाना है कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब चलिए हम इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि r के जगह पर हम 1 रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, जब r बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 3q प्लस का 1 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है तो 2 गुणे 3q 6q गुणे 1 यानी कि ये 6q ही हो जाएगा। अब इसको हम और थोड़ा सा सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो इस दो पद में से इसको एक जगह करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। अब इन दोनों पदों को देखिए, इन दोनों पदों में से या तो हम 3 या 3q कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 3q कॉमन लेते हैं, 3q कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3q प्लस का 2, ये ऐसा बन जाएगा। अब प्लस का 1 ऐसा रहेगा, तो ये 3q के रूप में आ रहा है, हमको m के रूप में दर्शाना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं q साथ में कॉमन ना लेके हम 3 ही केवल कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अब इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3,3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। ये एक में से हम कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, ये साइड में बच रहा है और यहाँ पे हम इसको m मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस का 1। यहाँ पे भी जो हमने चीज़ें मानी हैं, यहाँ पर भी हम m बराबर 3q स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे m का मान क्या है, यहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इस चीज़ को देखिए हमने कि यहाँ पे ये भी दर्शा दिया कि इसका मान जो होगा, अगर हम
r की जगह पर 1 रखेंगे तो उस संख्या का वर्ग जो होगा 3m+1 के रूप का होगा, लेकिन हमें r की जगह पे अभी और 2 रखना है। तो चलिए हम 2 को भी रखते हैं। यहाँ पे हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, इसी पेज को ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में r बराबर हम 2 को रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3q प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको भी हम दोनों साइड वर्ग करते हैं क्योंकि हमें वर्ग को दर्शाना है। इस पूर्णांक, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, ये इस रूप का है, इसको हमें दर्शाना है। चलिए इसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो ये x² हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सरल करते हैं, ये हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस, अब इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, अब 2ab बच रहा है, हमने a² का वर्ग कर दिया, b² का वर्ग कर दिया, 2ab हो रहा है तो 2 गुणे 3q 6q प्लस का 2 यानी कि 12q हो गया। अब इस चीज़ को हम और सरल करते हैं। यहाँ पे अगर हम सरल करेंगे तो x² बराबर इसको 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तीनों पदों में से हम देखेंगे तो 3 कॉमन हम ले सकते हैं और 1 हमारा बच रहा है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो यह बचेगा 3q² प्लस का 4q प्लस का 1 प्लस का 1, ये साइड में हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इन तीनों पदों में से यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, तो किस में से हमने कॉमन लिया, 9q² प्लस 12q प्लस का 3 में से, इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 4q प्लस का 1 बच रहा है, और हमारा ये वाला 1 है पहले से है तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब देखें कि इसको हम m लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, x² बराबर 3m प्लस का 1, और यहाँ m का मान जो है ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 के रूप का है। और इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी हमने दर्शा दिया। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे 5 नंबर के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या इस प्रश्न को आपको ऐसे भी कह सकता था कि सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पे √3 की जगह पे √2, √5, √7 या अन्य इस प्रकार से रूट में संख्याएं आ सकती हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रश्न को सिद्ध करने का तरीका सीखिए, इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं। जैसा मैं बताऊंगा वैसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जैसा बताऊंगा वैसा ही इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आप अन्य टीचर से सीखेंगे या सीखे होंगे वैसा भी सही है। आप एनसीईआरटी को भी प्रीफर कर सकते हैं या खुद का आप अपना तरीका बना सकते हैं इन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इसको दिखा दीजिए कि ये अपरिमेय संख्या हम दिखा रहे हैं। क्या है कि अधिकांश बच्चे किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, या जैसे भी मैं भी सिद्ध करूंगा उसी प्रकार से, कि हम यहाँ विरोधाभास उत्पन्न करेंगे कि हमने इसको मान लिया कि ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो हमने उसका उल्टा मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √3 या √2 या √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा हमने मान लिया है। इस प्रकार से उल्टा मान के आगे की चीज़ों में जाके हम इसका विरोधाभास उत्पन्न करेंगे और यहाँ से हम दिखा देंगे कि ये गलत चीज़ है, जो हमने माना है वो गलत है, ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपसे अगर पहली बार देख रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिखा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ से हमने इसको ये मान लिया। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 को परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं a/b, या आप चाहें तो x/y, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि x/y या p/q या a/q के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा p और q है ये क्या है, पूर्णांक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या है, या सहअभाज्य की जगह पे हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ
P, Q बराबर का 1 है। इन दोनों संख्याओं में P और Q में 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है और Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं है। इस चीज़ को हम ऐसा लिखेंगे। अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर P बट्टा Q का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं और देखिए इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप बताइएगा इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे का 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को देखिएगा और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अभी हम पीछे परिमेय पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग परिमेय पढ़ के आ रहे हैं, बहुत पीछे हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, चलते हैं। हमने यहाँ पे एक परिमेय पढ़ा है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और ये P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये P a को भी विभाजित करेगा। इसलिए हमने वहाँ पे इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया। लेकिन आपका प्रश्न उठ सकता है कि हमें कैसे पता कि हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो इस चीज़ को अगर आपको पता करना है तो आपको परिमेय ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहली बार में तो नहीं, लेकिन इसका बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो इस चीज़ को आप सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये 3 है ये एक अभाज्य संख्या है। ये P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है Q स्क्वायर बार में। अगर 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। इस बात से आप सहमत हैं, हाँ कि ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटा 3, यानी कि 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितना बार में, Q स्क्वायर बार में। तो परिमेय के हिसाब से P बटा 3 होगा, यानी कि 3 P को भी विभाजित करेगा। हम मान लेते हैं कि ये R बार में विभाजित कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3R बराबर P या P बराबर 3R, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस P में 3 उभयनिष्ठ है, कह सकते हैं कि नहीं, इस P में 3 उभयनिष्ठ है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 3R, यानी कि ये 3R बार में इस P को काट रहा है। अब इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं और P बराबर 3R हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, इसको जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P की जगह पर हम 3R रखेंगे तो 3R का होल स्क्वायर बट्टा का 3, ये क्या बन जाएगा, 9R स्क्वायर बट्टा का 3। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3R स्क्वायर बन जाएगा। इसको फिर से हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं, R स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर बट्टा 3 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1 जैसा स्थिति बन गया कि 3 एक अभाज्य संख्या है और ये Q स्क्वायर को R स्क्वायर बार में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3, चूंकि 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। अगर ये इस प्रकार से हो रहा है तो ऐसा होगा, क्योंकि 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि Q को 3 R माने हैं ना, तो S बार में विभाजित कर रहा है, तो Q बराबर हम 3S लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए आप, तो P में भी 3 कॉमन है और Q में भी 3 कॉमन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम P को लिख सकते हैं 3R और Q को लिख सकते हैं 3S। हमने माना है कि P और Q में 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 3 उपस्थित है। इस बात का हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर हमने
यह माना है कि HCF ऑफ P, Q बराबर 1 है, लेकिन P और Q में 1 के अलावा 3 उभयनिष्ठ है। तो हमारे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि HCF ऑफ P और Q 1 है। ये किस लिए हो रहा है? यहां पे हम लिख सकते हैं कि हमारे बात का विरोध हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि HCF ऑफ P, Q बराबर 1 है। यह किस लिए हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया। ये वन शॉट रिवीजन आपको पसंद आएगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।